गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट, जो कि 10 मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लिखें, क्योंकि मिक्स डिक्टेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में कभी कभी ऐसी मिक्स डिक्टेशन आ जाती है जिसमें एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ एकदम अलग होते हैं। कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होता है, कोई एक मैटर नहीं होता, सब में अलग अलग मैटर होता है। इसलिए मिक्स डिक्टेशन भी आप ज़रूर लिखें, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। एंड जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार निकल गया है। इतनी मौतें भले ही 1.25 साल के दौरान हुई हों, लेकिन मामूली नहीं है। देश में कोरोना से पहली मौत पिछले साल 12 मार्च को हुई थी। 6.5 महीने बाद 1 अक्टूबर 2020 को यह आंकड़ा 1 लाख पहुंच गया था, और इस साल 24 अप्रैल को 2 लाख तक, यानी 1 लाख होने में 203 दिन और 1 से 2 लाख होने में 208 दिन लगे थे। पर इसके बाद 24 अप्रैल से 20 मई यानी 23 दिन में ही मौतों का आंकड़ा बढ़ तक 3 लाख हो गया। फिर 20 मई से 1 जुलाई यानी 43 दिन में 1 लाख और लोगों ने दम तोड़ डाला। इन आंकड़ों का संबंध सिर्फ इस बात तक ही सीमित नहीं है कि कितने दिन में कितनी मौतें हुई, बल्कि इस महामारी की भयावहता, संकट से निपटने की हमारी तैयारियों और लापरवाहियों की ओर भी ध्यान खींच रहा है। 23 दिन में 1 लाख लोगों की मौत बता रही है कि 13 महीने में 2 लाख लोगों की मौत से हमने कोई सबक नहीं लिया। अगर कुछ सीखा होता, सतर्कता दिखाई होती, अस्पतालों का ढांचा मजबूत बनाया होता, केंद्र और राज्यों में बेहतर तालमेल होता, टीकाकरण अभियान की रणनीति दमदार होती, तो मौतों का आंकड़ा 4 लाख के पार जाने से रोका जा सकता था। पैराचेन। अब रोजाना संक्रमण के मामले 50,000 से नीचे आ गए हैं। रोजाना मौतों का आंकड़ा भी 900 से कम दर्ज हो रहा है। संक्रमण दर की बात करें तो यह 2.34% है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब संक्रमण का रुझान उतार पर है, लेकिन विशेषज्ञों की इस चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि खतरा अभी बरकरार है। 14 राज्यों के 80 जिलों में संक्रमण दर 10% से ऊपर बनी हुई है। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के नए स्वरूप डेल्टा प्लस के मामलों को मिलना बता रहा है कि एक और बड़ा खतरा दस्तक दे चुका है। कवक संक्रमण के बढ़ते मामले हैरान करने वाले हैं। ऐसे में यह मान लेना कि अब हम महामारी से मुक्ति की ओर हैं, हमारा मुगालता ही होगा। पैराचेन। भारत में कोरोना से हुई मौतों के मामले में यह तर्क देना या मान लेना कि आबादी को देखते हुए दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ काफी कम लोग मरे हैं, ठीक नहीं है। इसी तरह दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं, पर इन दावों के बजाय जमीन हकीकत को स्वीकार करने की जरूरत है। इस सच्चाई से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा कि
देश में टीकाकरण को रफ्तार निराशाजनक हो रही है। वरना क्या कारण रहा कि 21 जून को 85 लाख टीके लगने का दावा किया गया और उसके बाद से यह आंकड़ा 50 से 60 लाख भी मुश्किल से छू पा रहा है। ताजा स्थिति यह है कि ज्यादातर राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। इससे रोजाना का टीकाकरण लक्ष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित ऐसे कई राज्य हैं। जाहिर है यह कहीं ना कहीं टीकों के उत्पादन और राज्यों को आपूर्ति से जुड़ा मामला है, जो कुप्रबंधन और अदूरदर्शी नीतियों का शिकार हो चुका है। इसे दुरुस्त किए बिना हम कैसे महामारी से जंग जीत पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। पैराचेन कोरोना की वजह से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लाखों लोगों के लिए मरहम की तरह आया है। हालांकि न्यायालय ने मुआवजे की रकम तय करने से इनकार कर दिया है, पर इस आदेश से ऐसे वक्त में सरकार का मानवीय उत्तरदायित्व जरूर तय हो गया है, जब इस मामले में याचिका दायर करके कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की मांग की गई थी, तो अदालत ने सरकार से इस पर उसका रुख जानना चाहा था। तब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर साफ कह दिया था कि प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में जिन 12 विषयों को शामिल किया गया है, उनमें बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियां तो आती हैं, पर कोरोना जैसी महामारी नहीं आती। सरकार मरने वालों को मुआवजा देने में अक्षम है। इस तरह उस पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सरकार का उत्तरदायित्व मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह सरकार को तय करना है कि मुआवजे की राशि कितनी होगी। इसके लिए 6 हफ्ते के भीतर दिशा निर्देश जारी करने होंगे। पैराचेन यह सही है कि सरकारी मुआवजे से उन लोगों की जिंदगी आसान नहीं हो जाती जिन्होंने अपना भरण पोषण करने वाला सदस्य खो दिया है, पर सरकार ऐसे लोगों को कुछ दिन तक संभालने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आपदा, दुर्घटना आदि में मुआवजे का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि परिवार के बचे हुए लोगों को संभलने और नए ढंग से जीवन शुरू करने में आसानी हो। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 लाख लोगों की जान चली गई, जबकि दूसरी एजेंसियां इससे कई गुना अधिक मौतों को कयास लगा रही है। मरने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद उनके बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का जीवन दूभर हो गया है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके लिए मुआवजे की मामूली रकम भी बड़ा सहारा साबित होगी। यह भी उजागर तथ्य है कि हर साल लाखों लोग इलाज पर आने वाले खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। कोरोना के इलाज पर भारी भरकम खर्च के चलते बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई। उसके बावजूद अगर कमाने वाले सदस्य की जान नहीं बच पाई तो उस परिवार का भविष्य अंधकार में हो गया। ऐसे लोगों के लिए मुआवजा कुछ दिन के लिए ही सही भरण पोषण का सहारा बन
सकता है। पैराचेंज मुआवजे को लेकर न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकारों की भी हिचक बनी रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में तैनाती में सैकड़ों कर्मचारी संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे। इस पर वहां के शिक्षक संघ ने मुआवजे की मांग की थी, मगर राज्य सरकार ने उसे ठुकरा दिया था। इसी तरह बहुत सारे चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि उनके लिए बीमा और विभागीय मदद के प्रावधान हैं, पर मुआवजे को लेकर वहां भी जटिलताएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हालांकि उन्हीं लोगों को मुआवजा मिल सकता है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज है। बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबा और दूर दराज के लोग इसके लिए दावा पेश नहीं कर पाएंगे जिन्होंने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। इसलिए इस मामले में सरकार से बहुत सुसंगत और मानवीय तरीके से दिशा निर्देश तय करने की अपेक्षा की जाती है। जब से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ है और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तब से वहां सक्रिय चरमपंथी संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सख्त कार्रवाई की वजह से पिछले 1 साल में वहां आतंकी हमलों में काफी कमी आई है। पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली मदद और शह भी थम गई है। सीमा पर अब संघर्ष विराम का पालन किया जा रहा है, पर जैसे ही घाटी के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बुलावे को स्वीकार कर लिया, वैसे ही यहाँ की अलगाववादी ताकतें फिर से हरकत में आ गई। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों को इसकी आशंका पहले से ही थी। इसलिए जिस दिन घाटी के नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होनी थी, उससे पहले ही वहां सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद आतंकियों ने जम्मू हवाई अड्डे के पास वायुसेना परिसर में ड्रोन से बारूदी विस्फोट कर दिया। अभी तक उस घटना की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, पर लश्कर-ए-तैयबा पर शक जाहिर किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी घटना की जांच कर रही है। इस घटना के एक दिन बाद ही एक विशेष पुलिस अधिकारी के घर में घुसकर आतंकियों ने अधिकारी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद भी सीमा पार से हमले की नीयत से आए 2 ड्रोन जम्मू के वायुसेना क्षेत्र में देखे गए। पैराचेन हालांकि इन घटनाओं के बाद यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब ऐसी आतंकी हरकतों की आशंका पहले से थी और सुरक्षा है कि जब ऐसी आतंकी हरकतों की आशंका पहले से थी और सुरक्षा बल उन्हें रोकने के लिए सतर्क थे, तब भी चरमपंथी अपने मंसूबे में कामयाब कैसे हो गए? कैसे सुरक्षा उपकरणों को ड्रोन की भनक तक नहीं लग पाई, मगर जिस तरह आतंकी संगठन अत्याधुनिक तकनीकों को उपयोग करते और भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा और चुनौती देने का लगातार प्रयास करते रहे हैं, उसमें ये हमले करने में भी कामयाब हो गए। अभी घाटी से आतंकियों का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ है और जो अब भी बचे खुचे हैं, वे ऐसी हरकतें करके अपना वजूद जाहिर करते रहते हैं। पाकिस्तान भी बेशक संघर्ष विराम का पालन करता दिख रहा है, पर सीमा पर उधर के आतंकी घात लगाए रखते हैं। उन्हीं ने ड्रोन हमला और विशेष
पुलिस अधिकारी की हत्या की। विशेष पुलिस अधिकारी दरअसल कश्मीर पुलिस के मुलाजिम तो नहीं होते, पर वे आतंकियों की आंख की किरकिरी बने रहते हैं। पैराचेन, जब तक जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा मिला हुआ है और वहां आजादी की मांग उठाने की संभावना बची हुई थी, तब तक दहशतगर्दों के लिए भी जमीन बची हुई थी। पाकिस्तान से भी उन्हें मदद मिलती थी, मगर अब पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी हालात से परेशान है और ऊपर से आतंकवाद रोकने को लेकर उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। इसलिए अब वह कश्मीर मसले पर पहले जैसा उग्र रुख अख्तियार नहीं करता। फिर घाटी में स्थानीय लोगों का समर्थन भी अब दहशतगर्दों को पहले जैसा नहीं मिल पाता। इस तरह स्वाभाविक ही उनमें हताशा दिखाई देने लगी है। अब उन्हें लगने लगा है कि जिस तरह घाटी के राजनीतिक दल लोकतंत्र बहाली की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उससे अलगाववाद का मुद्दा ही कहीं हाशिए पर चला जाएगा। ये हमले उनकी इसी हताशा का नतीजा है। स्टॉप।